700 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो था। सरकारी नौकरी गई, पैसा डूब गया, पढ़ाना तक तो आता नहीं। मतलब आई वाज लाइक कि मैं व्हाई आई एम अलाइव। लोगों को लगता है कि एक सरकारी नौकरी होती है, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, वो अगर आप ईमानदारी से करें तो बहुत होता है। मोरालिटी, आइडियलिज्म आपकी अस्तेसी कर देगा। लोग कहते हैं कि विमेन इंडिपेंडेंट हो रही है, इसलिए शायद डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। आई एग्री। जीवन में मैम जो सीखा ना, वो ये सीखा कि किसी व्यक्ति को लाइफ से हटाना क्यों ज़रूरी है। मतलब जब समझ में आया ना कि कटने का टाइम आ गया है तो कट लो। बीइंग अ टीचर मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होती है, बहुत ज़्यादा। टीचिंग के साथ साथ पेरेंटिंग भी सर। कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? वो इश्क तो करते हैं, लोग शक शक नहीं नहीं करते। करते। 140 करोड़ लोग एक साथ ये चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, जी लेकिन इंडिया हार जाता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ जाता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर प्रभात, जो कि एक बैंकर थे, लेकिन कैसे एक गिल्ट से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया और उसी को वेंट आउट करते करते कैसे वो एक स्टोरी टेलर बन गए। आपके बारे में मैंने पढ़ा, जाना, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। लाइक मुझे तो ये पता है कि यार आपने पहले एसबीआई में जॉब किया, फिर अब आप कंटेंट क्रिएटर बन गए जी हैं, बट आप अपने आप को कैसे देखते हैं? बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्योंकि जैसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो जी। जो लगता है वहाँ पे बोलना वाजिब है और अलाउड है, वो मैं बोल देता हूँ कि बैंक में काम कर चुके हैं, एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, एक्सिस बैंक जो पहले यूटीआई बैंक होता था, तो उनमें काम कर चुके हैं। फिर शेयर ट्रेडिंग कर चुके हैं और उसमें बैंकरप्ट हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, बैंकरप्ट भी हो चुके हैं। और इसके अलावा किताब लिखी है, कोचिंग में पढ़ाया है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और बहुत याद कई बार भूल जाता हूँ क्या क्या किया है, बहुत ऑनेस्टली। कुछ कर लिया, हाँ, मतलब मतलब नहीं, बहुत कुछ तो नहीं किया, ऐसा नहीं है, मज़ा आता है। एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मतलब अब जैसे इंस्टा ही है, इंस्टाग्राम पे ही 6 पेज है। तो लोग कहते हैं ये क्या है, तो मैं कहता हूँ मैं बैचलर हूँ, टाइम बहुत है मेरे पास, तो चल रहे तो जितना टाइम है। तो आपने एसबीआई से जॉब छोड़ा, राइट? जी 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 इसको कहते हैं रिस्क, जी है ना? जी। 2 तरह के रिस्क मैंने सुने हैं। मेरे हस्बैंड अक्सर बात करते हैं इस बारे में कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड कैलकुलेटेड रिस्क? ओके, मैं इसको थोड़ा और पीछे लेके जाता हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, जब मैं एमबीए कर रहा था, तो मुझे याद है हमारे जब सीनियर्स थे और उनके लिए कंपनीज आती थी, तो वो हर कंपनी में बैठते थे कि भाई जॉब चाहिए, कहीं भी मिल जाए। और कहीं ना कहीं मेरे कॉलेज में भी ये, मेरे मेरे साथ वालों में भी ये था। प्रोबेबली मैं पहला व्यक्ति था मेरे बैच का या कॉलेज का, आई डोंट नो, जिसने कंपनियां छोड़ी हैं। बोला ये कंपनी है, मैंने कहा मेरा मन नहीं है बैठने का। एंड पीपल लाइक मन नहीं है क्या होता है, कंपनी है। और ये आज की आप सिनेरियो से कंपेयर मत करिए, जब जॉब्स हैं, उस टाइम रिलेटिवली कम जॉब्स थी। मैंने कहा मज़ा नहीं आएगा। And वो तो पता नहीं, शायद वो खून में था। अच्छा, जो तो रिस्क है या कैलकुलेटेड रिस्क है, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क था। दूसरी कंपनी आने वाली है, कुछ अच्छी आ जाएगी। एसबीआई जब छोड़ा तो हाथ में कुछ नहीं था, सामने कोई और ध्येय नहीं था, लक्ष्य नहीं था। बस ये था कि वहाँ रहे तो बीमार हो जाएंगे, वहाँ रहे तो ये सुसाइड कर लेंगे शायद। इनर तो कॉलिंग थी शायद। इनर कॉलिंग नहीं थी, परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लोगों को लगता है कि एक सरकारी नौकरी होती है, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, वो अगर आप ईमानदारी से करें तो बहुत होता है। सही बात है। ईमानदारी से कर रहे हो सरकारी नौकरी तो बहुत हाँ, होता और है। ऊपर से ये इस पे स्ट्रेस हाँ, देना बहुत ज़रूरी है। और मैं था क्रेडिट में मतलब लोन डिपार्टमेंट देखता था। 750 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो था। मैं स्केल 2 ऑफिसर था और ये स्केल 5 की नॉर्मल पोस्टिंग होनी चाहिए थी। तो
बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर मुझे लगा कि बीपी शुगर हो, वज़न अपना ज़्यादा था ही, मैंने कहा यहाँ से कट लो धीरे से। मैंने स्टोरी डाली कि प्रभात जी से क्या-क्या क्वेश्चंस हाँ, पूछे हाँ, जाएँ। मैंने आपको रिप्लाई दिया था कि थोड़े ईज़ी सवाल पूछिएगा। एक फॉलोअर ने मुझे मैसेज किया कि उनसे बोलिएगा कि वज़न कम अपनी करना। फिटनेस पे ध्यान दें और उनसे फिटनेस के बारे में सवाल ज़रूर जी, कीजिएगा। जी, जी, तो जी। मैं फिटनेस के बारे में आपसे ये सवाल मैंने लिखा भी नहीं था पर पूछ लेती हूँ कि बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखो ठीक है। कहते हैं ना कि जो आप हो हाँ, वही हाँ। आप ज्ञान दे सकते हो, जी, लेकिन जी। आप अभी फिट नहीं हो। मैं फिट नहीं हूँ। तो आप क्या मैं फिटनेस इसका पे ज्ञान जवाब देता देंगे? हूँ कि मैं 126 किलो का था अच्छा। और उस टाइम मेरे को कोई फ़िटनेस से लेके कोई मेरा मन नहीं था। हुँ। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हुँ। फिर मैं पुणे गया हुआ था। मेरे ताऊ ताई की मैरिज एनिवर्सरी थी 50वीं, मैं डांस कर रहा था और उसमें मेरा टाँग टूट गया। ओह! हाँ, लिगामेंट में इश्यू आ गया और वो शायद एक वेकअप कॉल था मेरे लिए। हुँ। उसके बाद आया, घर आया बड़ी मुश्किल से। फिर 1 आध 2 महीने पट्टे बांध के रहे एंड एवरीथिंग और उसके बाद आई ट्राई टू बिकम अ फिटर पर्सन। तो मैं 30 केजीज़ तक मैंने वज़न कम किया है। वाह! अनफॉर्चुनेटली अभी फिर बढ़ गया है। बट मैं 94 केजीज़ तक आ गया था और मैंने किया है। तो मैं आई नो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे भी मालूम है कि मेरे को थोड़ा-सा अच्छा लगता है फिटनेस होना। थे कुछ इश्यूज़ थे, कुछ आलस था, ऑनेस्ट बात तो है। बीच में ऑपरेशन हुआ आँखों का, हुँ, हुँ। एक आँख का हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर ने 1 महीने तक मना कर दिया था एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ नहीं करने का। हुँ। तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट दिस थिंग। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बोलते हैं वज़न कम करो, मैं खुद करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैं चलिए आपके आप सामने प्रण लेता हूँ चलिए। तो मेरे ऊपर प्रेशर आएगा कि मैं 75 केजीज़ तक आऊँगा। देख लीजिए अब सारे हाँ, व्यूवर्स सुन रहे हैं, अब आपको नेक्स्ट बिल्कुल। पॉडकास्ट तक आना पड़ेगा। हाँ, मैं एक्चुअली मैंने कमिट ही इसीलिए किया कि अब मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा। प्रेशर अभी रहेगा। तक क्या किसी को वादा ही नहीं किया तो निभाना कहाँ है? सोशल मीडिया ने कैसे चेंज किया लाइफ को? मतलब आप बैंक में थे, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर आ गए। ऐसा नहीं सोचा कि यार कोई ऐसी जॉब कर लेता हूँ जिससे घर भी चलता रहे और शांति भी रहे जीवन में, मतलब इतना प्रेशर ना हो जितना बैंक में था। सोशल मीडिया को क्यों चूज़ किया? नहीं तो बैंक के पास सीधे सोशल मीडिया नहीं है। बैंक के और ओके, सोशल मीडिया के बीच में शायद 10 स्टेप हैं। ओके। बैंक में काम किया, लर्निंग बहुत थी, एसबीआई ने सिखाया बहुत। मुझे लगता था मुझे कुछ आता है लेकिन नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को फाइनेंस वगैरह की जानकारी है बट वो हमें उन लोगों ने सिखाई जिन्होंने एमबीए नहीं किया था। मुझे ईगो भी था, हमने तो फाइनेंस में एमबीए किया है, माइनर फाइनेंस है, आता नहीं था। तो वो बैंक ने बहुत चीज़ें सिखाई और कई लोगों का मैं बहुत उसके लिए आज भी आई रिस्पेक्ट। प्रवीण सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। उसके बाद मैंने जैसा कहा कि मैं वापस आया तो आई वांटेड टू स्टार्ट अ कैफ़े। मेरे ओके। मौसा जी के साथ मैं कैफ़े चालू करना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस दिन रिलीविंग ली है मेरे एसबीआई से 28 दिन बाद ही पास्ड अवे ओह! अनफॉर्चुनेटली। तो अब शेयर बाज़ार फुल टाइम चालू किया। तो अब 1.5 साल में 30-35 लाख ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, मम्मी पापा का थोड़ा पैसा। हाँ, हाँ, सब बिल्कुल। डुबा दिया? सब डुबा दिया मस्ती से बिल्कुल। ये यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मैं बहुत डिस्कशन सुनती हूँ इस पे, ट्रेडिंग पे, ऑप्शनल ट्रेडिंग पे। ऑप्शंस ट्रेडिंग पे हाँ, जी। और उनको लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है इसमें। बहुत मैं चाहता हूँ सब करें। सब देखिए आदमी ना सीखता डूबने के बाद है। पर इतना डूबने के बाद? तो जब मैं डूब के वापस खड़ा हो गया, वो डूब के खड़ा हो जाएगा आदमी, उसमें दिक्कत क्या है? तो फिर हुआ क्या कि जो प्रॉब्लम आई वो थी, क्राइसिस वाज़ हुँ। अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। आप एक सरकारी जॉब में थे, स्किल टू ऑफिसर थे आप और फिर आपने सरकारी नौकरी छोड़ी है। हुँ। फिर आप शेयर ट्रेडिंग में पूरा पैसा आपने डुबो दिया है जिसमें आपको लगता था शायद आपको बहुत कुछ अच्छा आता होगा हुँ। और फिर चाय पीने के पैसे नहीं थे अपने पास। ऐसा नहीं कि फैमिली लेवल पे प्रॉब्लम थी, बट पर्सनल लेवल पे नहीं था। मेरे पास आई थिंक थोड़े से म्यूचुअल फंड बचे थे, थोड़े से। मैंने कहा था भाई इसको टच नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। बाकी आई वाज मतलब डिवास्टेटेड। जिस दिन मैंने पूरा पैसा डुबोया मैं रोया हूँ जाके भगवान के मंदिर में, है ना, बिल्कुल रोया हूँ मैं कि क्या हो गया। और 1 डेढ़ महीने में घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि चाय नहीं पी पाएंगे बाहर, चाय पीना बहुत पसंद है। और बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मॉम डैड ने सपोर्ट किया नो डाउट, उन्होंने कभी सवाल आज तक नहीं पूछा। आज भी नहीं पूछा उन्होंने क्या वही किया तूने। सपोर्ट करते हैं वही मुझे सपोर्ट लगता करते है हैं। देखो बाकी। फैमिली, मैं देखता हूँ यार कई लोगों से मेरी बात होती रहती है, मेरे को तो इतने लोग फ़ोन करते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ एक बात याद रखना, फैमिली फैमिली होती है। बिल्कुल। आज तुम्हें लग रहा है वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, लड़का लड़की कुछ भी होगा, बिल्कुल प्रयास करो
परिवार को छोड़ के तो नहीं होता, क्योंकि परिवार तो फिर हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं तो वो छोड़ दो, बट नॉर्मली ठीक है व्हाटएवर। फिर मैंने पढ़ाना चालू किया, तो मैंने महिंद्रा में पढ़ाया, तो पहली 3 क्लासेस से फिर कंप्लेंट चली गई, बोला ये मज़ा नहीं आ रहा है इनके यहाँ से और परेशान हो जाते हैं इनकी क्लास में। वो मैंने कहा यार क्या है, मैंने कहा यार जीवन में लगता तो बोलता अच्छा हूँ और वो भी नहीं बोलता मैं तो अच्छा, मतलब फिर सरकारी नौकरी गई, पैसा डूब गया, पढ़ाना तक तो आता नहीं, मतलब आई वाज लाइक कि वाई आई एम अलाइव, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग। मैं पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मतलब जो जवाब तो यही है। क्या इसी को डिप्रेशन कहते हैं? मैं डिप्रेशन में तो भगवान की दया से तब भी नहीं गया, ओके। डिप्रेशन से मतलब डांस उसके साथ करके आया हूँ कि ये डिप्रेशन ओपन बाजू में है, बिल्कुल आई कुड हैव एंटर्ड राइट, बट ईश्वर की कृपा थी कि वहाँ तक तो नहीं पहुँचा मैं। फिर उसके बाद मेरे को ट्रांसफ़र किया उन्होंने, कि बोला कि एक काम करिए आप दूसरी ब्रांच में चले जाइए। मैंने कहा ठीक है। वहाँ अप्रोच चेंज की, मैं अप्रोच इस बात की चेंज की कि जो व्यक्ति क्लास में बैठा है उसको क्या मिल रहा है, रादर देन लोगों को बताने से कि मैं कितना महान हूँ, मुझे उनको ये बताना ज़रूरी है कि तुम मेरी क्लास में बैठे हो तो तुम कुछ लेके जाओ यहाँ से। और वो उस अप्रोच ने बहुत चीज़ें चेंज की मेरी लाइफ की, क्योंकि फिर बच्चों का बहुत प्रेम मिला, उनको मज़ा आता था, कहानियाँ सुनाते रहते थे अपन इधर उधर सारी चीज़ें, और बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते थे क्लास में बहुत। तो मुझे लगा अब शायद मैं अपने जीवन में आ गया हूँ जहाँ मुझे आना था, क्योंकि आई लव टीचिंग। माई फादर वॉज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट ही इज़ सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर ही वॉज डूइंग राइट। तो मैंने पढ़ाया, मज़ा आया मेरे को। अनफॉर्चुनेटली उसके पहले 2019 में फिर एक बुक लिख दी, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन जो पहले से लिख रहा था। अनफॉर्चुनेटली फिर एक व्यक्ति पसंद आ गया। अच्छा। हाँ, आई एम ए बैचलर राइट, तो मैं जीवन में केवल काम करता हूँ, काम किया था तब तक, 37 का था मैं। 37 की एज में आई स्टार्टेड लाइकिंग समबडी हु वाज 11 years younger than me, and I was in new guilt कि how can I like somebody, she is such younger person than me and this and that। और बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने पता चले कि जीवन में ये भी तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने अंदर थी, कि ये भी कमज़ोरियाँ थी, पता ही नहीं था। देन उन्होंने बहुत रिस्पॉन्ड नहीं किया, बोला ही नहीं मैंने खैर उनसे कभी कि तो पहला प्यार ही 37 की उम्र में, उससे पहले शादी या प्यार की सोची ही नहीं थी कभी? नहीं, काम में थे, इतना काम किया कि कोई पसंद ही नहीं आया? वो नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा, इंटरेस्ट ही नहीं था अपने को। शादी नहीं नहीं, शादी का कभी नहीं। आप पूछेंगे मेरे साथ वालों से, कहेंगे नहीं उसको थोड़ी करनी है, तो वो अपना लड़ाई झगड़ा सब कर चुके थे घर पे, अपन के नहीं करने जाओ। तो फिर बहुत सारे गिल्ट्स आए, बहुत सारी चीज़ें आई, वज़न कम है, वज़न ज़्यादा है और एज ज़्यादा है, कोई ऐसे अरबपति करोड़पति नहीं हो रहे हो। तो फिर आई स्टार्टेड लाइकिंग सम अदर गर्ल, वो 13 साल छोटी थी, और नया लेवल का गिल्ट। उसको पहले दिन मैंने बोल दिया कि आई लाइक यू। तो उसने मुझे कहा कि मैं 1-1.5 दिन से तुम्हारे साथ घूम रही हूँ, तो मुझे एक बंदा पसंद है और मुझे उससे कभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे साथ 1.5 दिन से घूम रही हूँ तो अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कल उसको प्रपोज करने वाली हूँ। ठीक है, कर दे जाके। तो 4-4.5 साल जो मैं रहा, बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस में इन चीज़ों के कारण रहा, क्योंकि रोज़ आप अपने से सवाल पूछते थे कि क्या मैं एक पेडाफाइल हूँ, ये बार आता था मन में सवाल। लगता था इस एज में कैन यू एक्चुअली लाइक समबडी, इज़ इट ओके, वो बहुत सवाल। तो मेरे मित्रों ने बहुत सपोर्ट किया था, मतलब उन्होंने कहा यार देखो तुम सिर्फ एज को एक फैक्टर बना रहे हो, तुम में हर चीज़ है, फैमिली लेवल पे अच्छे हो, पर्सनल लेवल पे अच्छे हो, दारू सिगरेट कुछ नहीं करते, सब चीज़ें अच्छी हैं। तो वो दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा, और वैसी बात है घर वालों से तो ये बातें नहीं करेंगे। तो फिर चलता रहा, फिर दे बोथ गॉट मैरिड टू व्हाटएवर। तो बहुत सारे स्ट्रेस देखे हैं। तो बट इन बिटवीन इंस्टाग्राम, अच्छा हाँ, इन बिटवीन आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट, यूट्यूब मैंने चालू किया ड्यूरिंग कोरोना, उनमें से एक के कहने पे चालू किया था, है ना। तो अब उसमें मज़ा आने लगा, बनाने में। वहाँ पे मेरी बुक की एक स्टोरी मैंने सुनाई किसी को, तो वो मतलब बुक की स्टोरी मैंने डाली थी, तो एक बंदे ने कहा लेट्स मेक अ शॉर्ट फिल्म। उससे मिला, उसको भगा दिया। उसके थ्रू एक मेरा फ्रेंड है शुभम, मैं उससे मिला, फिर हमने 30 फिल्म्स बनाई, शॉर्ट फिल्म्स, और फिर डिजिटल मार्केटिंग का काम किया, सब किया। और इन बिटवीन ये सब इमोशनल स्ट्रेस चल रहे थे, तो वो वेंट आउट करने के लिए मैंने इंस्टा चालू किया।
तो इंस्टा पे मेरे दोस्त ने अगेन शुभम ने कहा कि तुम अपनी ही सुनाते रहोगे, जो सामने वाला उसकी भी सोचो। तो अगेन वही वाली बात आ गई, टीचिंग वाली। मैंने कहा बात सही। तो अब मैंने उसको एज अ लाइब्रेरी बनाना चालू किया कि मैं किससे जो जो याद हैं बताते जाओ, कल पढ़ाने में काम आएंगे। बिल्कुल। इन बिटवीन कोचिंग चालू की एक, वो बंद करी, बढ़िया लड़ाई झगड़े हुए वहाँ हमारे पार्टी। कोचिंग किस चीज़ की थी वो? कोचिंग जैसे महिंद्रा में काम कर रहे थे, कोरोना के दौरान छोड़ी, फिर वही पीएससी की कोचिंग चालू की थी। 4 लोगों ने हमने मिलके, दोस्त लगता था दोस्त हैं तो उनमें से एक ही है दोस्त अभी। तो एक से अलग कारणों से लड़ाई हो गई और दूसरे ने कुर्सी फेंक के मार दी थी पड़ोस में। हाँ, कुर्सी फेंक के मार दी थी इधर। मतलब इतना समझदार वो भी था कि मेरे मुंह पे नहीं मारी, तो यहाँ पे मारी थी। तो अपन ने कहा चलो, ही हैज़ गिवन मी अ वेरी गुड टाइम टू कट ऑफ। जीवन में मैम जो सीखा ना, वो ये सीखा कि किसी व्यक्ति को लाइफ से हटाना क्यों ज़रूरी है। और जैसे हमारे एक सीनियर कहते थे कि कट लो मतलब जब समझ में आया ना कि कटने का टाइम आ गया है तो कट लो। इट वॉज अ ड्रेनेज जहाँ पे हमने कोचिंग चालू की थी। आपको देना है क्या कहते हैं, किराया देना है, मेंटेनेंस कॉस्ट देनी है। और मैं चिल्लाता रहा मत बढ़ाओ कॉस्टिंग, मत बढ़ाओ, अरे तुम्हें विजन नहीं है, तुम्हें नहीं समझ में आता ये वो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब वो इतना उन्होंने लोड सर पे उठा लिया कि अपन को निकलने का मौका मिला, अपन निकल गए। हमने कहा ये बोझा तुम उठाओ। मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों वहाँ से चले गए, तुम्हें जो करना है करो, सब तुम्हारा। तो इन बिटवीन फिर इंस्टा चालू किया, बोलना चालू किया, फिर धीरे से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई चीज़ें, और वहाँ से ग्रोथ आई, प्रेम मिला लोगों का। और जो सबसे बड़ी कमाई थी ना मैम, वो ये थी कि कई बार लोगों के मैसेज आते हैं कि बुरा लग रहा था, आज आपका सुना, थोड़ा सा अच्छा लगा। तो ये मतलब बैंक से सीधे सोशल मीडिया नहीं है। मतलब बीच में पता नहीं कितने पड़ाव हैं, एक आध दो शायद भूल भी गया हूँ मैं। बिल्कुल। जैसे सोशल मीडिया पे ना हम जब स्क्रॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा बात होती है मेंटल हेल्थ की, आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जो है उसका कारण भी सोशल मीडिया है। मैं डिसएग्री करूँगा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। वन ऑफ द फैक्टर है, वन ऑफ हाँ, मतलब मेजर रीज़न तो यही है कि जो इन्वायरमेंट है जहाँ हम रह रहे हैं, अब उसमें जॉब ले लीजिए, जॉब एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक व्यक्ति को स्ट्रेस क्यों होता है मैम? तो प्रोबेबली द बिगेस्ट थिंग इज फ्यूचर सिक्योरिटी। और फ्यूचर सिक्योरिटी डायरेक्टली आपकी जॉब से रिलेटेड है। अब जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत काम करना पड़ेगा, ये इशू है मेरे जैसे आदमी के लिए। फिर उसके ऊपर आपने जो लाइफस्टाइल्स उठा रखी हैं, कि आपने जो डेफिनेशंस बना रखी है एंजॉय करने की। जैसे मैं कल अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो हम लोग कह रहे थे आज हम, मैंने आपको बताया ना बुक क्लब में जाना है मुझे, तो मैं कह रहा था कल चलेंगे, मज़ा आएगा। फिर हम लोगों ने कहा यार लोगों ने सोच रखा है कि अगर एंजॉय करना तो मतलब ड्रिंक करना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना और पार्टी ही करना। मैंने कहा लोगों ने इतना सुपरफिशियल की जगह मैं कहूँगा कि इतना कंसंट्रेट कर रखा है कि अगर आप मुझसे, लोग पूछते हैं आई डोंट ड्रिंक राइट, तुम दारू नहीं पीते, तुम क्या जीवन जी रहे हो? मैंने कहा भैया मैं बहुत खुश हूँ विथ वॉट एवर परेशानियाँ मेरे हिस्से की हैं, बट आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, कभी ड्रग्स का सोचा भी नहीं, मैं तो खुश हूँ। मैं तो आइसक्रीम खा के बहुत मज़ा आता है मुझे, बुक पढ़ के मज़ा आता है, घूम के आता है, नए लोगों से मिल के कंटेंट बना के बहुत मज़ा, आई एन्जॉय मेकिंग कंटेंट राइट। अब लोगों को लगता है अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, शाम को आके आपकी पार्टी हो गई, आपको मुबारक। मैं एक दिन मेरे क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा आजकल ड्रग्स लेने की बहुत बच्चों में आदत हो गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बोला क्यों हैप्पी? मैंने कहा बढ़िया, तुम्हारा कंपटीशन कम हो रहा है। मैंने कहा आधे लोग वैसे ही सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, बाकी ड्रग्स ले लेके निपट जाएंगे। तो जो मेहनत कर रहा है उसके लिए एक तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई, ऊपर से तुम्हारा कंपटीशन कम हो गया। तो मैं तो कहता हूँ तुम्हारा कोई हो जो तुम्हें बताता हो कि ड्रग्स लेना कितना कूल है, तुम कहो बहुत ज़्यादा थोड़ा और लो अरे तुम्हें ज़िंदगी बर्बाद करनी है, कर लो, मस्त है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत समाज सेवा के बारे में सोच चुका मैम, कुछ नहीं होता। आप लोगों को जा के बोलते रहो कि भैया ये तुम गलत कर रहे हो। जो सेकंड वाले मैम थे हमारे, शी वंस कॉल्ड मी एंड वी वर टॉकिंग, शी सेड कि कल मैंने वीड लिया।
व्हाट द हेल, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या है ये, मजाक है क्या ये? और शी वॉज लाइक वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग। मैंने कहा देख, ये नहीं चल सकता, मतलब हाउ कैन यू थिंक। वो फिर जो भी हुआ वट एवर, मैंने कहा यार सिर्फ तेरे गुड बुक्स में रहने के लिए तेरे को गाली नहीं बकूंगा, ऐसा नहीं होगा। बट समवेयर और द अदर यू हैव दैट फीलिंग। जो बंदा था जिनसे उन्होंने बाद में शादी करी, प्रोबेबली उन्होंने उनको दारू की लत लगाई, सिगरेट की लगाई, वीट की लगाई। देखो उस लड़के में कुछ था नहीं, तो उसको लगा इसको कमज़ोर करके तो ऐसे ही पटाया जा सकता है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द वे यू कैन वू अ गर्ल, गुड फॉर यू। मेरे से तो नहीं हो पाएगा। जाओ, अच्छा किया शादी कर ली, ले जाओ, कचरा रखो साथ में अपना। आपका बेबाक सा आंसर सुन के मुझे एक बहुत अच्छा शब्द या नाम कहूँ, ओशो, याद आया। ओशो के बारे में बात करने के लिए मैं हमेशा ना सोचती रहती हूँ कि किससे करूँ। आई गेस आप सही इंसान हैं उसके लिए। ओशो को मतलब आप क्या समझते हैं ओशो के बारे में, बस अपने विचार बताइए। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ओशो के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको उतना पढ़ा नहीं है। थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है या सुना है उसमें ये तो समझ में आता है कि लेवल तो है। मैंने बहुत पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा। मेरा मतलब, क्योंकि मुझे बचपन से ही लोगों ने डरा दिया था कि कहता इसको पढ़ लिया ना तो तुम फैन हो जाओगे, फिर तुम इसको छोड़ ही नहीं पाओगे। और मतलब उस डर के कारण मैंने, जबकि मेरी रीडिंग बहुत है, ओशो को टच करने की हिम्मत नहीं हुई। अब थोड़ा सा जैसे पढ़ा उनका, तो उनकी एक आध तो किताब पढ़ रहा था। उन्होंने तो किताब कोई नहीं लिखी, सब लोगों ने कंपाइलेशन है उनके। एंड आई वाज सेइंग अरे यार 2-4 पन्ने पढ़े, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया। अब उसमें 1 मिलियन व्यू आ गए। मैंने कहा अगर इस व्यक्ति को मैंने पूरा पढ़ लिया और उसकी कुछ कुछ चीज़ें डाल दी तो मेरा कितना कंटेंट बन जाएगा। बिलीफ सिस्टम हिला देते हैं। बिलीफ सिस्टम हिला देते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, तो उसको हमने और हमारे फ्रेंड ने थोड़ा बहुत बोला ये ओशो हैं बढ़िया है। अब भाई साहब गलती हो गई। अब वो लड़की बताती रही थी देखो ओशो ऐसा बोलते हैं। तो हम कहते हैं हर चीज़ माननी ज़रूरी नहीं है। नहीं होता, ऐसे ही बोलते हैं। एक मार्क मैनसन, द सटल आर्ट वाले, और एक ये वो हो गई बिल्कुल। मैंने कहा तुम तो ओशो की फ़ैन हो। ओशो ने ना, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, वो डीप थिंकर थे और वो मैनिपुलेटर भी थे। वो क्योंकि उनकी बातें सुन के दिखता है कि उन्होंने कौन कौन से सवालों के जवाब स्कर्ट किए हैं। वो भी दिखता है कि कहाँ कहाँ पे वो फंस रहे थे, और बहुत प्यार से उन्होंने सामने वाले को घुमा दिया। बोला अच्छा ये तो ऐसा था। जैसे एक बार उनसे पूछा गया कि किसी ने पूछा, महिला ने बोला यू रैन अवे फ्रॉम इंडिया। बोला दिन में निकला था मैं सबके सामने। तो सवाल ये पूछा जा रहा है भागे क्यों? कह रहे सबके सामने गया था। तो आदमी तो घूम गया, कह रहा हाँ निकला तो भाई सबके सामने था, 99 गाड़ियों में निकला था। तो है उनमें नो डाउट डेप्थ बहुत है, बट आंखें बंद करके तो किसी को भी नहीं मानना चाहिए, ये मेरा व्यू है। नहीं, बट उन्होंने खुद कहा है कि मुझे भी मत मानो, पहले जानो और फिर खुद से कुछ ढूंढो। मुझे मत मानो, मैं तो कुछ भी कहूँगा। मैं कहता हूँ बुद्ध को भी मत मानो, कृष्ण को भी मत मानो, मुझे भी मत मानो। खुद से ढूंढो, सवाल पूछो, खुद से सवाल पूछो। कृष्ण ने ये कहा है। हाँ, कृष्ण ने खुद कहा था ना, मैं कहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। मतलब भक्ति योग उनके लिए जो बस कर्म करेंगे, बस आंखें बंद करके मान लो मैं हूँ। बोला फिर दूसरा आदमी है जो कर्म योग वाला, सर भक्ति योग वाला तो बस मान लो, कर्म योग वाला कर्म करेगा, ज्ञान योग वाला मुझे नकार दे, मेरे एग्जिस्टेंस को नकार दे। फिर पूछे अगर मैं नहीं हूँ तो कौन है? तो मतलब तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है ना कि मैं भी लोगों से ही कहता हूँ कि एक कहीं पढ़ा था मैंने कि द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ टीचर इज़ टू मेक श्योर हिज स्टूडेंट्स डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। अगर आज आपके बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो एज अ टीचर आप हार गए, क्योंकि आपने उनको ब्रेन वॉश कर दिया। आपका काम क्या कहना है? तू सोच, तू सोच। तो मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ, बोला मैं मानता हूँ ऐसा, तुझे मानना ज़रूरी नहीं है। मेरा ये व्यू है, मैं अपना व्यू बता दूंगा। बट कई, और बीइंग अ टीचर मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होती है, बहुत ज़्यादा। आपने बोल दिया ना बच्चे को, वो कहेगा हमारे टीचर ये कहते हैं, वो गया। तो आप तो बहुत डेंजरस जगह है वो टीचिंग के साथ साथ पेरेंटिंग भी सर। वो अपने को कोई अनुभव नहीं। अभी हम अपने बेटे को ना महाभारत का 1 एपिसोड 2 एपिसोड हर रोज़ दिखाते हैं। एंड कल ऐसे सोफे पे बैठे बैठे मेरे को कहता है कि मम्मा भगवान को किसी ने देखा? मैंने कहा नहीं। तो फिर कहता सारी दुनिया पूजा क्यों करती है? मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा इसका जवाब आप खुद से ढूंढेंगे, मैं नहीं। बहुत अच्छा किया, ये आप भी ओशो बन गई। यू स्कर्टेड द कोई। क्योंकि
मैं उसको अपना जवाब बता दूंगी तो शायद वो लाइफ टाइम उसके साथ नहीं, रह ये जो जाए। बात भी वही है कि कई बार मैं बहुत नास्तिक था पहले, बचपन में मैं भी नास्तिक था। फिर धीरे धीरे मतलब फेथ आया, आई विल नॉट से रिलीजन आया, बट स्पिरिचुअलिटी की कुछ तो है और पॉजिटिव चेंजेस हैं उसमें। जब आप कहते हो कि हाँ भाई अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, मानिए, अच्छा होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर वो रिलीजन से रिलेट करें ना करें वो अपनी जगह है। और आई थिंक एक जो आपने एक चीज़ कही कि जो बच्चे सवाल पूछते हैं कि भाई ये कैसे है, तो कई बार तो अपन शट डाउन कर देते हैं उनको। एटलीस्ट आपने ये बोला कि भाई तुम सोच लो, आज तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा, प्रोबेबली वन डे। बिल्कुल। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है और मैंने बहुत लोगों को सुना भी है कि महाभारत और रामायण जो है वो कथाएं, लिखी गई कहानियाँ, बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई, वो कभी घटी नहीं घटनाएं। आपको क्या लगता है? मतलब अगर महाभारत आप देखो तो वो कहीं ना कहीं एक गाइड बुक है कि आपको जीवन कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। 4 पन्ने की शॉर्ट स्टोरी लिखने में हालत ख़राब हो जाती है जो लॉजिकल हो। 4 पन्ने की कहानी लिखने में हालत ख़राब हो जाती है। एक व्यक्ति जिसने इतना महाकाव्य लिख दिया रामायण या महाभारत, जिसमें एक एक चीज़ आपस में कोरिलेटेड है, इट मेक्स सेंस, इट हैज़ अ मॉरल वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू, मतलब कहते हैं ना महाभारत में जो नहीं वो दुनिया में कोई नहीं। तो अगर किसी ने कहानी लिखी है तो उससे बड़ी कहानी किसी ने नहीं लिखी। कैसे ही, और ये सोचना कि यार एक व्यक्ति कैसे सोच सकता है, जैसे एक चीज़ कही जाती है कि अगर कोई चीज़ आप सोच सकते हैं तो वो दुनिया में है। बिल्कुल। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में हम उनको लेते हैं। लेकिन इसको ऐसे लीजिए, अगर आपने महासमर पढ़ी हो नहीं अभी। नरेंद्र कोहली जी की, अच्छा। 8 पार्ट में उन्होंने महाभारत लिखी है। तो जो इंटरप्रिटेशंस आपको महाभारत हमने टीवी सीरीज़ के देखे हैं, उसी के कई जगहों पे इंटरप्रिटेशंस बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग सब है, अपने पर्सपेक्टिव सबके पर्सपेक्टिव है, और उनका बड़ा ह्यूमेन है। आपको लगेगा जब आप देखेंगे कि एक इंसानी तरीके से लिखी गई कहानी है वो। आपको लगेगा कि पांडव महामानव नहीं थे, इंसान थे। इंसान थे। तो उस पर्सपेक्टिव से भी उन्होंने लिखा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, कहानी थी नहीं थी मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस पर कोई कमेंट भी करने के लिए। सीखने की चीज़ें बहुत हैं, बहुत। आप और बाकी आपका विश्वास। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो चीज़ आप सोच सकते हैं वो है भी, फिर इस हिसाब से तो हैरी पॉटर भी सच है। हैरी पॉटर भी सच है। इसका चलिए मैं आपको जवाब थोड़ा मज़ेदार देता हूँ जवाब, है ना। तो बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, सालों पहले, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक फिल्म थी, अब मैं नाम भूल गया हूँ अनफॉर्चुनेटली। उसमें फ्लाइंग कार रहती है, हवा में कार उड़ रही है और ये सो रहे हैं उसमें, वो टैक्सी है वो। फिर उसको उठाता है, बोलता है अरे आ गया तुम्हारा घर, पेमेंट करो। तो वो क्या करता है, अंगूठा लगाता है, बस पेमेंट हो जाता है। मैंने कहा ये है बढ़िया टेक्नोलॉजी, क्या है ये वो। मैम आज इंडिया में ये हो रहा है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगर आपने आधार का नंबर डाला, अंगूठा लगाया तो पेमेंट हो जाएगा। तो वो कल का जो आश्चर्य है वो आज की साइंस है, टेक्नोलॉजी है। हैरी पॉटर अगर है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा केस सुनाता हूँ, मज़ा आएगा आपको सुन के। तो एक कोई व्यक्ति है, थोड़े IIT के पास आउट है, लेकिन संत महात्मा टाइप की बातें कर रहे थे। मैं उनका एक दिन एक वीडियो सुन रहा था। उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में एक प्रथा है न्यूली वेड कपल्स के लिए। वो बाहर निकलते हैं तो उनको एक तारा दिखाया जाता है, आई थिंक अरुंधति समथिंग है नाम उसका, मतलब 2 शब्दों से बना है, अरुंधति और उनके हस्बैंड का नाम। तो ठीक है, दिखा रहे हैं तारा, उसमें क्या खास है। बोला इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप उस तारे के पास जाएंगे, मतलब उसको फोकस करेंगे, तो पता चलेगा वो 2 तारे हैं, एक तारा नहीं। अरुंधति और वो जो पेयर है, मतलब पेयर है वो। और नॉर्मली जब 2 तारे होते हैं तो वो एक तारा मिडिल में रहता है और दूसरा तारा उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो वो बेसिकली हस्बैंड वाइफ को बता रहे हैं कि कोई एक मिडिल में रहेगा और एक चारों ओर नहीं घूमेगा। इट इज़ अ समथिंग जो म्यूचुअल है, दोनों को एक दूसरे के चारों ओर घूमना है। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि ये तो सालों पुरानी प्रथा है। जब आपके टेलीस्कोप भी नहीं बने थे तो यहाँ से कैसे दिख गया 2 तारे हैं? इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए वो दोनों आपस में घूम रहे हैं, कैसे पता चला? तो उस ज़माने में भी कहीं ना कहीं जो आपकी वो क्या कहते हैं सेंसरी शक्ति थी, हाँ, या जो आपकी परसेप्शन की ताकत थी, वो बहुत ह्यूज थी। आज आप देखते हैं पुराने ज़माने में ऋषि मुनि श्राप देते थे, तो वो जादू नहीं है क्या?
और ऐसा नहीं है कि आप पुराने ज़माने की याद करें, आप पढ़ें ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें मैंने पढ़ रहा हूँ थोड़ी सी, तो उसमें उन्होंने एक बार उनके जो जिन्होंने लिखी है परमन योगहंस जी ने, वो उन्होंने अपनी सिस्टर को कुछ बोल दिया था कि जा तेरे को फोड़े हो जाए समथिंग, और फोड़े हो गए। उनके पिताजी की डेथ का भी, माता की जो हाँ, डेथ हुई थी उसका माता भी की डेथ का भी था कि उनकी माता हाँ, जी उनके मन में आई, हाँ, सपने में आई कि ऐसा ऐसा होने वाला है। हाँ, तो अगेन हो सकता है सेम वे में नहीं, बट कुछ हद तक अगर है शक्तियाँ लोगों में, लोग यहाँ बैठ के बता देते हैं कई बार वहाँ क्या चल रहा है, तो हु नोज। अभी जितना हम साइंटिफिक होते जाते हैं, मैं देखती हूँ उतना ही ज़्यादा लोग ना एस्ट्रोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं। तो इसका क्या आपको लगता है कि जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं उतना ही हम शायद मैं दोनों को कंपेयर डरते नहीं भी जा रहे हैं? नहीं, मैं दोनों को एज सच कंपेयर नहीं करूँगा। प्रोबेबली आप इसको मानिए, एस्ट्रोलॉजी को तो हम हिंदुस्तान में तो हमेशा से मानते रहते हैं। प्रोबेबली कई बार होता यह है कि ओपनली बोलने में डर लगता है कि हम मानते हैं तो लोग आपको दकियोनुसी मान लेंगे, तो शायद वो डर आपके अंदर से हटता जा रहा है कि कोई जो बोलेगा वो बोलेगा प्रोबेबली। तो देखिए, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता किसी चीज़ के लिए, वो विश्वास आप लेके पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे। तो आप हमेशा से एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे, लेकिन शायद आप ओपनली नहीं जाते थे। लेकिन विथ टेक्नोलॉजी, विथ साइंस, विथ सोशल मीडिया आपको पता चला अच्छा एस्ट्रोलॉजी के ये भी फैक्टर्स हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं स्विच वर्ड्स बहुत बोले जाते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत दिनों पहले मैंने मेरी सिस्टर से बात की कि ऐसा ऐसा बात हो रही है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके कुछ दिन बाद उसने कहा कि हम किष्किंधा कांड पढ़ रहे थे शायद रामायण में, बोला उसमें ये चीज़ बोली गई है। तो हम तो थे ना हमेशा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत इंडिया में बढ़ रहा है। लेकिन अगर किष्किंधा कांड में उसकी बात हुई है या कृष्ण जी ने उसकी बात पहले की हुई है, तो वो हमारे लिए तो पुराना है। प्रोबेबली नई टेक्नोलॉजी ने उसको एक वापस एक मोमेंटम दिया है। या ये भी हो सकता है कि अब हमें पता चल रहा है कि कौन कौन जाके कुंडलियाँ दिखा रहा है, पहले पता नहीं लगता था। 140 करोड़ लोग एक साथ ये चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन इंडिया हार जाता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ जाता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। पहली बात तो सब लोग क्रिकेट नहीं देखते, कई होंगे जिनको क्रिकेट से मतलब नहीं है। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि डाउट नहीं होना चाहिए मन में। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उन 140 करोड़ लोगों को किसी को भी डाउट नहीं हम जीतेंगे? एक डर होगा, डर होता तो डर इज डाउट। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्चुअली एक ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी। उसने कहा कि जब 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हुआ अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीते, जबकि नेगेटिव उनके लिए काफ़ी कुछ कहा जाता था। बोला लेकिन हो ये रहा था, उनके बारे में बात बहुत हो रही थी, हर आदमी डोनाल्ड ट्रंप ये, डोनाल्ड ट्रंप ये, डोनाल्ड ट्रंप है। तो जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए डेवलप हो रही थी उसके कारण शायद। और शायद अभी राहुल गांधी जी के लिए, या राहुल गांधी जी के लिए मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं दिखता ऑनेस्टली, बट थोड़ी बहुत बात हो रही थी, मतलब उनका जो भी था। हाँ, बट मोदी जी की जितनी बात होती उतनी तो राहुल गांधी जी की शायद उतनी चर्चाएं नहीं होती। उनका थोड़ा सा अट्रैक्शन उन्होंने चाहिए। हाँ, तो देखिए जीते भी बेहतर इस बार। हाँ, वही मैंने बोला ना कि वो थोड़ा सा इस बार शायद बात होनी शुरू हुई। तो मैंने अभी रिसेंट बहुत पॉडकास्ट देखे, और जैसे हनी सिंह और ये सब बहुत सारे लोगों के, बादशाह एंड और लल्लन टॉप के बहुत देखे, या फिर राज और बाइसेप्स, ये सब मोस्टली सेलिब्रिटीज दे टॉक अबाउट एंजाइटी, डिप्रेशन। इज इट बाय प्रोडक्ट ऑफ फेम? नो, या ये डर है? ये एंजाइटी इज द ट्रूथ ऑफ दिस टाइम। वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एंजाइटी तो इस बात की उनको होगी ना, चला जाएगा सब। एंजाइटी तो होगी ना कि कल कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार और टोकूंगी कि जैसे मैंने ये चीज़ देखा भी, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं हम किसी से नहीं डरते। जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, एज सुन एज वी रीच देयर, हम अंगूठियाँ पहनना शुरू कर देते हैं, हम लोगों से पूछना, हम डरना शुरू कर देते हैं। क्या ये यही एंग्जाइटी है? मैं आपको बताऊँ, मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा बच्चों को। तो कैन यू बिलीव 22 साल के बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है? आज के टाइम पे हो सकता है। एक्जैक्टली, आज के टाइम पे होता है, क्योंकि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि आज की सोच या आज का जो माहौल है वो अलग है जो पहले था उससे। हमारे टाइम पे 22 साल का लड़का कभी डिप्रेशन में नहीं रहता था, नहीं, कभी नहीं रहता था। बिल्कुल नहीं। तो मेरी एज का आदमी ये मानेगा ही नहीं कि 20 साल का आदमी डिप्रेशन में हो सकता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा।
लेकिन इससे दुनिया का असलियत नहीं चेंज होता। तो क्योंकि जब आप आके बोलते हो यार आर यू फीलिंग ओके, डिप्रेशन है क्या, एनजाइटी है क्या, तो उसको रिलेट होता है कि नहीं यार ही अंडरस्टैंड्स मी। और दूसरा आदमी आके कहता है अरे कुछ नहीं था, डिप्रेशन, झापड़ मार दूंगा अभी सही हो जाएगा। तो उसको क्योंकि वो गलत नहीं है, दूसरा बंदा उसको लगता है नहीं हो सकता ना, इसमें है क्या प्रॉब्लम, हर टाइम तो नहीं थी। अब उसका कारण जैसे कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी हो सकता है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया लेवल पे ले लीजिए, दूसरे बहुत आगे चले गए। अब वो सोशल मीडिया इज नॉट द प्रॉब्लम, सोशल मीडिया पे वो जो देख रहा है दैट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। मैं सोशल मीडिया पे मैंने किसी का बहुत अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक ने कहा कि आपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम खोला, आपने पोस्ट देखी, 4 डिप्रेसिंग पोस्ट आ गई, 4 दिल टूटने वाली आ गई, 4 दुनिया में भूखमरी है आ गई, आपका मन वैसे ही खराब हो जाएगा। आप उसको बना दो अपनी वॉल, वो जो कहते हैं ना विजन बोर्ड बना दो, पॉजिटिव कोट्स, पॉजिटिव गाने, पॉजिटिव करो। मैंने कहा सही बात है, मैंने बहुत सारे फिर अनफॉलो कर दिए पेजेस। मेरे तो 5-7 पेज हैं, तो कई पेजेस तो मैंने सिर्फ इसलिए बना रखे हैं कि स्पेसिफिक प्रकार का कंटेंट मैं फॉलो करूँगा, उसमें कुछ मैं नहीं डाल रहा। तो एक फीड को मैंने धीरे धीरे डेवलप किया कि केवल प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, इनोवेशन, आइडियाज़ पे, तो उस पर आप खोलो, एक से बढ़कर एक आदमी आके बढ़िया बात बोल रहा है। अब एक नई फीड मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ ऑन अगेन, जैसे उसमें कैनवा में कैसे डिज़ाइनिंग होती है, एक्सेल में कैसे क्या कर सकते हैं, उसमें AI डालने का सोच रहा हूँ, उसमें राइटिंग टिप्स डालने का सोच रहा हूँ। तो मैं तो हार्नेस कर रहा हूँ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया थोड़ी प्रॉब्लम है, आप किसको देख रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। वो आदमी आपको डिप्रेशन दे रहा है, आपको वाह मज़ा आ गया, मेरे को तो थोड़ा और दे। हिंदी में ना एक छोटे से, मेरे ख्याल से 5th क्लास में एक वो क्या बोलते हैं, ऐसे लिखवाते थे हिंदी में जी कि विज्ञान अभिशाप या वरदान। उसमें एक लाइन आती थी कि विज्ञान ने चाकू तो बनाया था सब्जियां काटने के लिए, उससे कोई अगर किसी की गर्दन काट दे तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं है। मुझे याद है क्या हुआ कि RBI में निकली थी जॉब्स, तो मेरा बहुत मन था RBI में काम करने का। SBI में ऑलरेडी काम कर रहा था मैं, तो 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिया RBI का। तो प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था। 3 बार मेरा प्रीलिम्स निकला और 3 बार मेरा मेंस निपटा। तो जब तब तक मैं चटक गया था, जब 3rd टाइम मैं मेंस देने गया तो उसमें एक सवाल आया, मैंने लीडर्स आर बॉर्न और मेड। ओके, आता है सवाल। मैंने कहा मैं जो कहूँगा मान लोगे क्या? मेरे कहने से चला है क्या? मैंने पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी उस दिन। मैंने कहा ये होना तो है नहीं। तो अगेन वही वाली बात है कि बिजली के झटके से आदमी मरता है तो बंद कर देते हैं बिजली। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। मैं आज का हिस्ट्री ऑफ द डे आजकल एक निकालता हूँ कुछ ना कुछ जी, कि आज हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था। आज 15 सितंबर है। आप मानेंगे इतिहास में 15 सितंबर वो पहला दिन था जिस दिन किसी व्यक्ति की गाड़ी के कारण एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, रिकॉर्डेड। तो गाड़ियाँ बंद कर दो। तो आप कैसे यूज़ करें? हम जो आदमी गलत 300 की स्पीड में पोर्शे चला के किसी को मार रहा है वो तो गलत ही है ना, लेकिन जो 30-40 की स्पीड में प्रेम से अपने घर पहुंच रहा है उसमें क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया है, अब वहाँ पे कोई आदमी ड्रग्स की महानता का वर्णन करेगा, बिल्कुल, तो वो दिक्कत है। कोई आदमी उसी की जगह संत की भी बातें कर रहा है, समाज की भी बातें कर रहा है, तो मतलब इट इज़ नॉट अबाउट सोशल मीडिया, इट इज़ येल के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं मैम, ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स, IIM अहमदाबाद के लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े, देख लो ना। क्रिंज देखना है तो फिर वही वाली बात, ले लो ड्रग्स। जो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली ले रहा है वो तुमसे नौकरी करवाता रहेगा जीवन भर। अभी आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे अपने, तो स्टूडेंट्स भी जैसे आपने पहले कोचिंग खोली, फिर अभी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, दोनों जगह आते तो स्टूडेंट्स ही हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जो सीरियसनेस है वो कोचिंग वाले बच्चे में ज़्यादा होती है रादर देन कॉलेज। देखिए अंतर क्या है, एक होता है सिलेक्शन एग्ज़ाम, एक होता है रिजेक्शन एग्ज़ाम। सिलेक्शन एग्ज़ाम का मतलब होता है कि जिसके 50% आ गए या 33% आ गए, वो चाहे सब आ जाए सब पास हो जाएंगे, वो सिलेक्शन एग्ज़ाम है जो कॉलेज स्कूल वाली चीज़ है। लेकिन अगर आप बात करें कॉम्पिटिटिव की, क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव की कोचिंग की, बैंकिंग, SSC, वो रिजेक्शन एग्ज़ाम है, वो टॉप 10 लोगों को ही लेगा। तो वहाँ आपके 90 मार्क्स आ जाएँ 100 में से, लेकिन कट ऑफ 95 तो आप नहीं जाओगे। तो वहाँ लोग सीरियस रहते हैं पढ़ने के लिए, उनको सामने वाले को हराना ज़रूरी है।
आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो वहाँ पे जब आप पढ़ाते हैं तो तेज शिद्दत से पढ़ते हैं, सुनते हैं आपकी क्लास को। यहाँ क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड है कि पढ़ लेंगे ना, अपनी कुंजी से पढ़ लेंगे, विद्या BNB से पढ़ लेंगे और निकल जाएंगे। जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं खासतौर से MBA में, कि वो ये नहीं देख रहे कि यार मेरे को तो टेक्निकली इतना स्ट्रांग होना है, स्किलफुल होना है कि जब मैं नौकरी करने जाऊँगा तो मैं कुछ कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, बट हैं काफ़ी। दूसरी दिक्कत हो गई जो मतलब इंजीनियरिंग वगैरह में मैंने ज़्यादा देखी, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा रहे हैं से हमको मतलब नहीं है, क्या टेक्निकलिटी। मेरा ब्रदर है, छोटा भाई है, उसने सिविल इंजीनियरिंग किया, तो वो जब भी आता था, और भाई आपको पता है क्या इस एंगल का ये मतलब है, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों, तो दिखता था कि उस आदमी में पैशन है, सब कर रहा है। उसी की जगह मैक्सिमम लोगों से आप पूछ लो तो यहाँ वो पढ़ के हो गया है एग्ज़ाम, ऐसा लगता है 4 साल का हॉलीडे बनाने आया है आदमी। तो ये एक बहुत बड़ा है, आप स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट नहीं है? केवल एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं कह सकते ना इसमें। देखिए, एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट तब है जब वो इर्रिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहा है आपको, जो चीज़ें आज बाज़ार में रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो भी है, कई जगहों पे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की बात की जा रही है। जो मैं MBA कर रहा था, BBA कर रहा था, उस टाइम वर्ड स्टार, लोटस, ये सब पढ़ा रहे थे। भाई उस टाइम ऑलरेडी एक्सेल आ चुका था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सब चीज़ें आ चुकी थी। यहाँ आपकी गलती है कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हो जो इर्रिलेवेंट है। आज अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो मुझे AI पढ़ाना है, मशीन लर्निंग पढ़ाना है, मैं आपको DOS पढ़ाऊँगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन अगर आपने उसको चेंज नहीं किया तो वो एजुकेशन सिस्टम की गलती है। फैकल्टी की गलती ये है कि वो उसको नौकरी की तरह कर रहा है। बिल्कुल। मैंने एक चीज़ देखी, बहुत ज़्यादा हर जगह तो नहीं, खैर ऐसा बहुत बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, कि जिस आदमी का, खास तौर से मैंने कॉम्पिटिटिव में देखा, बैंकिंग SSC में, जिस आदमी का एग्ज़ाम नहीं निकला वो पढ़ाने आ गया। यानी मैं तो कहीं और जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं मिला तो मैं यहाँ हूँ। UPSC में भी आपने देखा होगा आजकल UPSC बहुत। में तो फिर भी ठीक है, UPSC में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि UPSC में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप बहुत अच्छे हो तो भी नहीं निकलोगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि मैं एक्चुअली यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट अ चॉइस फील्ड फॉर मी। मैं एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव, नॉट इवन इन कॉलेज। कॉलेज में हैं लोग कि यार पढ़ाएंगे, है ना, हमारे साथ के जो कॉलेज के हैं वो दिखते हैं फैकल्टीज़ की, यार नहीं, दे आर पैशनेट अबाउट देयर जॉब। बट ये चीज़ मुझे कहाँ नहीं दिखी, ये मुझे कॉम्पिटिटिव में नहीं दिखी। यानी देखिए कितना एक है कि वहाँ पढ़ना चाह रहा है बच्चा तो पढ़ाने वाला नहीं है, और यहाँ पढ़ाने वाला बहुत इंटरेस्टेड तो पढ़ने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब हुआ ये कि इसके चक्कर में क्या होता है कि जहाँ पे ये बैलेंस बैठ जाता है वो बच्चा निकल जाता है। और भाई मैंने कहीं ना कहीं चॉइस किया एजुकेशन को, क्योंकि मैं बैंकिंग छोड़ गया, मैंने कहा पढ़ाएंगे यार मज़ा आता है, तो आज भी मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। तो वो अगर आप पढ़ाने को एंजॉय करने लगे तो उससे ज़्यादा सुख जीवन में किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मतलब जो कोर्स की किताबें वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा मैं तो नहीं चाहता कोई भी आदमी किताबें पढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं पढ़ूँ। तो मेरा एज रहेगा ना उसके आगे, मतलब मुझे ज़्यादा आता है तुमसे, तुम भी पढ़ लोगे, तुम समझदार हो जाओगे। तो आप हर जगह वो ड्रग्स वाली थ्योरी हाँ हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि जो आदमी, क्यों कंपटीशन क्रिएट करना है मैम। नहीं, मैं तो सबको बहुत कहता हूँ कि पढ़ो पढ़ो। तो हुआ एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, हिरेन पंडित करके, बहुत पहले सूरत में, वो बेचारे की तबीयत खराब हो गई। अब वो पड़ा हुआ है 3 दिन से अस्पताल में। मैंने कहा तू पढ़ा ही हुआ तो बुक पढ़ ले। तो उसने बुक पढ़ी, उसको थोड़ी रीडिंग की हैबिट आ गई। तो मैंने अपने कई मित्रों को रीडिंग की हैबिट लगाई है। पर्सपेक्टिव्स बहुत खुलते हैं मैम, बहुत बहुत ज़्यादा। आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं, आपको लगता है कि पूरी दुनिया एक ही तरीके से सोच रही है नहीं ऐसा। है नहीं। कोई आदमी 2 लाइन ऐसी बोल के चला जाएगा ना आपके सामने, आप कहोगे कि अरे यार क्या बोल दिया। जैसे मुझसे पहले कई बार लोग बोलते थे तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। मैं कहता था कुछ लोग घर चलाते हैं, कुछ देश चलाते हैं। वाह। तो अब लेकिन अभी की जो जनरेशन है वो तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव ही नहीं करती। वो कहते शादी करनी ही नहीं चाहिए, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? कर ही लेंगे ऐसा। ये देखिए क्या होता है, बोलना और उसको फॉलो थ्रू करने में बहुत अंतर है। आज जब मैं कहता हूँ, देखिए इशू क्या है कि यू वांट एवरीथिंग फ्रॉम अ मैरिज, यू डोंट वांट द कमिटमेंट ऑफ अ मैरिज। इशू ये है
आप अगर, जैसे मैं कहता था मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जो उसके बेनिफिट्स है मुझे वो भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं चाहिए कि भाई आज एक व्यक्ति कहता है शादी कर लो तो खाना बना देगी, कपड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं कहा मेरे को मतलब ही नहीं है। तो ये कहना चालू करो, तुम्हें फ़ायदा सब चाहिए, बट तुम उसके सामने जो तुम्हें डिलीवरी देनी है इधर दोनों साइड से, वो तुम्हें नहीं देनी है। वो तो ठीक है, वो बोलने की बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि विमेन इंडिपेंडेंट हो रही है इसलिए शायद डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। आई एग्री। उसका रीजन समझिए। हाँ, ये मतलब बहुत ब्लेम नेगेटिवली नहीं कर सकते ना आप। ये ब्लेम क्यों कर रहे हैं? देखिए पहले भी बहुत डाइवोर्स हो जाते देश में, आपने महिलाओं को सक्षम ही नहीं बनाया, तो वो एक ऐसी अब्यूसिव मैरिज में बैठी रहती थी जहाँ वो रोज पिट रही हैं। ऐसी अब्यूसिव मैरिज में हैं जहाँ वो अगर घर छोड़ दें तो वो भूखी मर जाएं। तो आज अगर हमने उनको एजुकेट किया है, आज अगर हमने एक बेहतर उनके लिए जॉब एनवायरनमेंट दिया, तो हम कह रहे हैं भैया कुछ गड़बड़ हो रही है तो आ जाओ वहाँ से। तो ये आपने बस उतना डेटा ले लिया जो आपके चीज़ को फ़ायदा दे रहा है कि नहीं आपने इंडिपेंडेंट कर दिया ना, महिला को गलत कर दिया, क्यों डाइवोर्स बढ़ गए। उसके पीछे लॉजिक है कि तुम महिलाओं से ढंग से बात नहीं करते, तुम उसको प्रॉपर्टी जैसे डील करते हो, झापड़ मार देते हो, इन्फीरियर सिटीजन समझते हो। तो कल तक उसका तो ऑप्शन नहीं था, आज है तो क्यों नहीं जाएगी भाई वो। तो मैं तो मानता हूँ ये चीज़ कि हुआ है, लेकिन वो इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। अब इट इज़, आप बोलते हैं बराबरी है, तो बराबरी देखिए बोलना और रखने में ना दुनिया भर का अंतर है। मैंने आपसे कहा कि वो बंदा है, उसने सिगरेट, दारू, शराब, ड्रग्स सब करवा लिया, आज करवाओ, शादी हो गई अब करवाओगे, अपने बच्चों को करवाओगे? सही बात है। तो वो तो बोलने की बात, दोगलापना। लेकिन कंपैरेटिवली जैसे जो मेन इमोशनल हेल्थ होती है, मैंने जब एक कविता लिखी कि लड़के रोते नहीं और वो यूट्यूब पे डाले, तो उसपे ना काफ़ी लड़कों के कमेंट पता है क्या है कि ये महिला जो है आपको कमज़ोर बनाना चाहती हैं कि अगर आप रो दोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। तो मतलब ऐसा क्यों है ये माचो मैन वाली? नहीं ये तो अगेन मर जाओगे नहीं रहोगे तो। मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, हमने एक बार एक छोटा सा इस पे वीडियो बनाया था, तो हमने लड़कों से पूछा था भोपाल के कि क्या लड़कों को रोना चाहिए, आपको क्या लगता है लड़कों ने क्या कहा होगा? हाँ, उन्होंने कहा रोना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई। आज आप इमोशनल फील कर रहे हैं ड्यू टू सम लॉस, ब्रेकअप, फाइनेंशियल लॉस, नॉर्मल, मन खराब है, और आप कहोगे मैं रो दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तो भाई मत रो। हमारे तो एक चीज़ पहले बोलते थे बहुत पहले, वो उसका साइंटिफिक आधार है नहीं, हमको मालूम नहीं है। हमारे कहते थे पहले कि महिलाओं को हार्ट अटैक कम आता है। हाँ। बोला क्यों? बोला रो धो के वो अपना प्रेशर निकाल लेती हैं। और लड़के हाँ तो नहीं रहूँगा तो स्ट्रेस लेते रहे भाई। आदमी, मैं बहुत रोता हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं क्राई अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब मैं रो लेता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ रिलैक्स, चिल, क्योंकि उसको ना आप मस्कुलिनिटी से मत जोड़िए, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्योंकि जब आप रोते हैं तो आपके अंदर के स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, रिलैक्सेशन के हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में चली जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब ये तो अगेन बी माई गेस्ट। What is feminism from a man's perspective? I can't say what is it is from a man's perspective. I can tell you what it is from my perspective. क्योंकि हर आदमी ऐसा नहीं सोच रहा है। वो ये होता है फेमिनिज्म मेरे हिसाब से ये है कि जो मॉडर्निज्म है, रादर मैं फेमिनिज्म की जगह कि छोटे कपड़े पहनना मॉडर्निज्म नहीं है, नए विचारों को एक्सेप्ट करना मॉडर्निज्म है। अग्री। छोटे कपड़े पहनना तब तक गलत नहीं है जब तक आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ। दिखावे के लिए छोटे कपड़े पहनना गलत है। और मेरी बहन है, मेरी उससे बहुत लड़ाई होती है इस बारे में। वो कहती है भैया आप गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिसंबर में एक लड़की दिखी, मैंने कहा बहुत छोटे कपड़े पहनी थी। कहते हाउ कैन यू जज हर? मैंने कहा ठंड है। तो बोला हो सकता है उसको ना लगती हो ठंड। मैंने कहा हो सकता है ना लगती हो, बट हो सकता है लगती हो। बट तुम कौन सा हिस्सा पकड़ रही हो कि तुम उसको जज कर रहे हो कि वो क्या पहने, तुम जज कर रहे हो। और मैं कह रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि वो कंफर्टेबल नहीं है, बस सिर्फ मॉडर्निज्म के लिए पहन के घूम रही है। बिल्कुल। बोला अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव सही है, मेरा भी सही हो सकता है, तो हर बार बाय डिफॉल्ट उस पर्सपेक्टिव को ही क्यों पकड़ा जाता है कि यार तुम जज कर रहे हो। मैं नहीं जज कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल कह रहा हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूम पाऊंगा, क्यों? मुझे ठंड लगती है। मैं उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बाहर घूमने की इजाज़त नहीं हो सकती। भाई वो कौन है, उसकी इच्छा है,
पॉइंट क्या है मॉडर्निज्म को, जब आप कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, तो फेमिनिज्म का मतलब होता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है मैम? डिसीजन ले लें अपने लाइफ के। तो हमारा काम यह है कि हम उनको ऐसे एनवायरनमेंट दें जहाँ उनको वो फैसले लेने की शक्ति मिले। हम फेमिनिज्म को पता नहीं कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे कपड़े पहन रही हैं तो आप उनको अधिकार दो छोटे कपड़े पहनने का। वो बहुत सतही बात है। बहुत, हाँ। अपने हिसाब से नौकरी कर पाए, अपने हिसाब से जॉब कर पाए, रात को 2 बजे निकलना फेमिनिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 बजे हैं तकलीफ़ें देश में। अभी हम अपने देश को इतना सेफ ही नहीं बना पाए। एक दिन में नहीं होगा। मैम देखिए, आज मैं कह दूंगा ना लड़कियों को 2 बजे रात को नहीं निकलना चाहिए, तो लोग कहेंगे यार तुम तो बेकार आदमी हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सेफ्टी नहीं रख पाऊँगा उनकी। उनका बाहर निकलना गलत नहीं है, बट प्रैक्टिकली मुझे दिख रहा है ना लोग दारू पी के घूम रहे हैं, तो मैं केवल एक फॉल्स आइडियलिज्म के चक्कर में क्या एक लड़की को खतरे में डाल दूँ क्या? बिल्कुल। तो अब वहाँ पे महिला मित्र खराब हो जाता है, अरे तुम तो ऐसे हो। तो बड़ा एक है, मैं आई ऑलवेज से कि मॉडर्निज्म का मतलब होता है कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो इवन आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना कि महिलाएं बराबरी की हैं, या कंपटीशन ही नहीं होना चाहिए कि बड़ी हैं छोटी हैं, बराबरी की हैं। वो भी आपके जैसे एक व्यक्ति हैं, उनको भी अपने जीवन का अधिकार है। ये फेमिनिज्म है मेरे नज़र से। और अगर जैसे मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इन शॉर्ट क्लोथ्स, मैं कहता हूँ यू आर ऑल व्हेन यू आर कंफर्टेबल आई एम कंफर्टेबल, लेकिन आई एम अनकंफर्टेबल व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। बिल्कुल। तो दैट इज़ फेमिनिज्म फॉर मी। जैसे बीइंग ए फीमेल मैं भी ये कहूँगी, आजकल एक वो बड़ा चलता है कि मेरे कपड़े छोटे नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी है। हाँ। अब सोच तो आप एक दिन में नहीं बदल सकते, तो इट्स बेटर ना कि आप जगह देख के पहनिए। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ, हाँ। कि मान लीजिए कोई महिला है या इवन पुरुष, पुरुषों के साथ एक कम होता है इसलिए महिला का एग्जाम्पल है, कि एक बड़ी सुंदर सी एक महिला जा रही है, उन्होंने बड़े अच्छे ड्रेस पहनी हुई है, छोटे बड़े जो भी, कोई लड़का अगर उनको देखेगा तो कहेंगे तुम घूर क्यों रहे हो? तो मैम आप क्या अप्रिशिएट नहीं होना चाह रही थी जब मेकअप कर रही थी? अदरवाइज नहीं है मैम, कोई सुंदर रख रहा है तो मैं देख रहा हूँ उसको, मैं कोई गलत विचार से नहीं देख रहा हूँ। आप ताजमहल देखते हैं तो आप देखते हैं क्या बढ़िया खूबसूरत जगह है वो। एक कोई लड़की है, छोटा बच्चा है, एक छोटा सा पैट है, सुंदर दिख रहा है, क्यूट लग रहा है, आप नहीं देखते हो क्या? अप्रिशिएट नहीं करते क्या? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर इतनी तकलीफ है कि लोग मुझे ना देखें तो आप खूबसूरत होने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्या ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ नहीं है? आप बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी में ये चीज़ बताई गई है कि आप हर व्यक्ति को चेकआउट करते हैं। लड़का हर लड़की को चेकआउट करता है, लड़की हर लड़के को चेकआउट करती है। अंतर क्या है कि लड़कों की पेरिफेरल विजन छोटी है, यानी मैं इतना देख सकता हूँ तो मुझे से मुड़ के लड़की को देखना पड़ता है। लड़कियों की पेरिफेरल विजन इतनी होती है तो वो ऐसे ही चेकआउट कर लेती हैं। तो आपको लगता है वो तो मुझे नहीं देख रही थी, मैं उसको देख रहा था, तो हम पकड़े जाते हैं। अंतर एक शेर है, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? वो इश्क तो करते हैं, लोग शक नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे को चेकआउट कर रहे हैं। तो ठीक है, वियर्ड लोग भी बहुत सारे हैं, वो प्रॉब्लम है। मतलब यू शुड अप्रिशिएट इन अ फॉर्म ऑफ एस्थेटिक्स, नॉट इन अ अलग तरीके से जो जजमेंटल वाला नहीं होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना कि आप किस जगह पे हो, किस टाइम पे निकल रहे हो। हाँ, सेफ्टी वाली बात है। मतलब आप हर टाइम ये नहीं कह सकते कि नहीं पूरी मर्द जात को एक ही दिन में ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, वो वक्त लगेगा। आप मान सकते हैं ऐसा, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली आप अपने आप को मॉर्टल डेंजर में डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वही ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी टफ चीज़ है। मोरालिटी, आइडियलिज्म आपकी एस्थेसी कर देगा, क्योंकि आइडियलिस्टिक तो एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे एक लड़की सेफ हो, लेकिन वो नहीं है। तो आइडियलिज्म को पकड़ के जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये छोड़ना ना बड़ा मुश्किल होता है आइडियलिज्म, बट ठीक है, मतलब आइडियली दिस शुड हैपन, यस आइडियली इट शुड हैपन, बट इट इज नॉट हैपनिंग। व्हाट कैन वन डू? नहीं, हाँ वही तो फिर आपको थोड़ा सा
होना देखिए पड़ेगा, अपनी moderate होना। सेफ्टी पहले देखिए। आपके साथ आपका फ्रेंड है, आपके साथ आपका भाई है, पिताजी है, 4 बिल्कुल लड़के जा जाइए, रहे हैं, हाँ, बिल्कुल जाओ आप। बिल्कुल। लेकिन आप अकेले चले जाएं और एक्सपेक्ट करें कि दुनिया गलत नहीं करेगी, मतलब देखे भी नहीं और देखिए ठीक है, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया मुझ पे अटैक नहीं करेगी। हर इंसान अनफॉर्चुनेटली हम हुँ, वहाँ नहीं पहुँचे। बिल्कुल। आप कई शहर हैं इंडिया के जो बहुत अच्छे हैं। बैंगलोर में मेरी हाँ, फ्रेंड है, मुंबई, वो बैंगलोर। वो कहती है हम तो रात को घूमते हैं 2 बजे, कोई परेशान नहीं करता। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन भोपाल ऐसा होगा, हम उम्मीद करते हैं इस देश का, इस दुनिया का हर शहर गाँव ऐसा होगा। हर शहर ऐसा, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक सर्वाइव तो करो भाई, बिल्कुल। वो वाली बात है। एक जो क्वेश्चन मैं कह रही थी पूछना चाहिए कि नहीं, वो ये था कि हम कितने 140 करोड़ हो गए शायद, जी। लेकिन हम सेक्स एजुकेशन देने में अभी भी डरते हैं। मतलब हो हम उसी वजह से रहे हैं 140 करोड़, लेकिन हमें लगता है कि सेक्स शब्द का अगर हमने इस्तेमाल कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़े ही हम ये कहते हैं ना कि मोरालिटी ख़त्म हो जाएगी और बड़ा ही इररिलीजियस सा हमें वर्ड लगता है। मतलब ऐसा है कि इवन हम छोटे बच्चे को उसके प्राइवेट पार्ट का नाम तक नहीं बताते हैं, कम से कम 10-12 साल तक, एटलीस्ट जब तक उसकी साइंस की बुक में खुद से नहीं आ जाता। तो ये मुझे कितनी बड़ी दुविधा है। मैं इस पे शायद एक्सपर्ट नहीं हूँ, शायद इस पे मैं बोल नहीं पाऊँगा कुछ, क्योंकि हम्म मुझे तो नहीं मिली एजुकेशन। हम्म और somebody who is a bachelor, I हम्म have no experience in that field as well. हम्म I have never been in a relationship with anybody, तो हम्म probably और मैं उसके बिना ही सभ्य हूँ, हम्म तो ठीक है, मतलब मैं शायद इसके लिए इक्विप्ड नहीं हूँ हम्म इस सवाल का जवाब देने के लिए। ओके, इसीलिए मैंने आपसे हाँ, पहले वो ही मैं बोला था कि हम अगर मैं देख होता तो लेंगे मैं इसमें। बोल देता, बट हाँ हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतनी इंसाइट है इस चीज़ के बारे में। ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जी पूछूंगी, जी जी। रैपिड फायर तो नहीं कह हाँ सकते, हाँ, जस्ट बिल्कुल अपने बिल्कुल व्यूवर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी साल की आपकी ज़िंदगी अभी तक हुई है 42 साल। 42 साल, ठीक है। मतलब लड़की थोड़ी हूँ कि एज नहीं बता सकता। नहीं, लड़कियां मैं भी नहीं छुपाती। खैर, हाँ, 42 ईयर्स में जी। आपने सबसे बेस्ट चीज़ क्या सीखी? आपको लगा कि यार भले लेट सीखी, आपको ये रिग्रेट हुआ कि यार ये मुझे थोड़ा पहले सीख लेना चाहिए था। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने सीखी 42 साल में, सबसे बेस्ट जो आपको लगती है? मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आप किसी चीज़ के लिए कभी लेट नहीं है, यू कैन रीस्टार्ट। ओके। क्योंकि मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं सर मेरा एग्ज़ाम पीछे हो जाएगा, मेरा नहीं निकलेगा। मैं कहता हूँ कितनी साल है, बोलो 22 साल की एज है। नहीं, यू हैव टाइम। जो डर है कि मेरे साथ वाले मेरे से आगे निकल जाएंगे, जो बहुत जेन्युइन डर है, ऐसा गलत नहीं है वो। लेकिन एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से जब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर में क्लर्क निकल गया, आपका दोस्ता नहीं निकला, 2 साल बाद वो सीधे ऑफिसर बन गया, तो 7 साल आ गया वो आपसे। आप 7 साल बाद वहाँ पहुँचेंगे और 2 साल बाद पहुँच चुके हैं, और किसी का 4 साल बाद IAS निकल गया, तो कौन बेटर है? ऑब्वियसली आता ही 4 साल। तो ये चीज़ हम नहीं समझते कि थोड़ा सा पीछे हो जाना जीवन में बुरा नहीं है, आंखें बंद करके भागते रहना सर। फाइंड आउट व्हाट यू लव एंड बी हैप्पी विद इट, ये मैंने सीखा है। शायद हम प्रोसेस एंजॉय करना नहीं सिखाते, हम सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। प्रोसेस अगर आपने एंजॉय करनी चालू कर दी, या वही एक्सरसाइज में जो मज़ा है अगर वो आपने लोगों को सिखा दिया, तो मोटापा कम करना और फिटनेस तो बाय प्रोडक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ सीखिए, जीवन को में खुश रहिए। हाँ, जो दूसरी चीज़ सीखी है कि जीवन को गाली नहीं देनी चाहिए कभी, ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। जब आप अपने आप से बोलते रहते हैं ना यार मेरे साथ गलत हो गया, विक्टिम मेंटालिटी आप जिस दिन जीवन में छोड़ देंगे, अपने आप से ये कहना बंद कर देंगे कि मेरे साथ जीवन में गलत हुआ, मैं विक्टिम हूँ, उस दिन आप एम्पावर्ड होंगे। ये शायद सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी। ब्लेम गेम की, या हाँ, किसी और की वजह से हो गया, या तूने किस्मत ही नहीं, खराब है, सब बढ़ गया, सब चंगा सी, ये सीखा। लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क हमेशा काम नहीं आता, किस्मत भी काम आती है, आपको लगता है? दोनों का एक कॉम्बिनेशन तो है। दोनों कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं बट चीज़ें आपके अनुरूप नहीं जाती हैं। और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बंदे ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी, उसने कहा था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है मार्केट में। तो यूट्यूब क्या बढ़िया बिजनेस चला, बोला लेकिन मैंने तो उससे पहले यूट्यूब जैसा वीडियो बना दिया था, यूट्यूब जैसा चैनल में बना चुका था, वेबसाइट मेरी क्यों नहीं चली? क्योंकि जब मैं आया था तब इंटरनेट फास्ट भी नहीं था और महंगा भी था। तो यूट्यूब भले ही बाद में आया, लेकिन वो तब आया जब उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था। एग्जैक्टली। तो है ना, लक फैक्टर है। आप बोल सकते हैं कि अरे मेहनत करो, नहीं चलेगा तो क्या करना है, बात ये है फिर यू नीड टू अडेप्ट।
हम कल अपने मित्र से बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में एक बिजनेसमैन सबसे बड़ी गलती करता है, वो ये करता है, वो देखता है कि ये धंधा चालू करना और उसके साथ वो मर जाता है, बट वो चेंज नहीं करता उसे। चेंज नहीं करता। वो देखता है ये नहीं चल रहा ना, लेट मी बैक आउट एंड डू समथिंग एल्स। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके सोशल मीडिया में भी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं चल रहा, अरे चलाते हैं, एक्सेप्ट करो नहीं चल रहा। नहीं चल मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, कई बार मेरा एक रील नहीं चली पहले, मैंने कहा यार ये उस दिन ना थोड़ा सा एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करा हुआ, टाइम सही नहीं रहा होगा, लगता है मैंने वो रील वापस डाली, वो नहीं चली। मैंने कई बार कहा चलो हो सकता है पुरानी हो गई ना, तो मैंने रीशूट करी, डाली, नहीं चली। नहीं चलनी थी तो वो नहीं चली। फिर ये मत कहो कि एल्गोरिदम नहीं चला, नहीं, वो माल किसी को पसंद नहीं आया, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको लग रहा बहुत अच्छा है, नहीं था अच्छा, नहीं लगा लोगों को, लेट इट बी। आप ऐसी कौन सी 4 या 5 मूवीज सजेस्ट कर सकते हो जो देखनी चाहिए या आपको पसंद है? मुझे मतलब OTT एंड एवरीथिंग, हाँ, सब सीरीज भी हो सकती है। सीरीज भी हो सकती है। तो अभी नए में मुझे द डिप्लोमेट बहुत पसंद है, अगर आपने देखा हो, नेटफ्लिक्स पे। बेहतरीन रिटर्न है और सस्पेंस भी बहुत अच्छा है, और पॉलिटिकल ड्रामा है और इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत गजब है। आई थिंक यू शुड वॉच इट। उसके बाद मैंने अभी और क्या देखा, पुरानी फिल्मों की अगर हम बात करें तो एक मुझे बहुत पसंद है 12 एंग्री मैन, बहुत पसंद है, जिसका हिंदी कॉपी था एक रुका हुआ फैसला, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा मुझे ज्वेल थीफ बहुत पसंद है, हिंदी फिल्म है, देवानंद साहब की, बहुत गजब फिल्म है। इसके अलावा मुझे कौन सी फिल्म पसंद है नए में OTT में, आई थिंक एक द जेंटलमैन करके एक प्रोग्राम देखा गाय रिची का, वो अच्छा था, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया। ये नए नए में मैं आपको बता रहा हूँ जो देखे हैं मैंने। इसके अलावा एक मॉडर्न लव है, हाँ वो देखी मैंने। हाँ मॉडर्न लव न्यूयॉर्क वाला, उसके मैंने 2-3 एपिसोड्स देखे हैं, मुझे बहुत प्यारी कहानियाँ लगी, सिंगल कहानियाँ हैं बट दे आर ब्यूटीफुली रिटन। और इसके अलावा बहुत है, मतलब ओवरवेलम्ड हो चुका हूँ कि मैं क्या क्या जवाब दूँ उसके लिए। कुछ याद आएगा तो इतनी भी बताऊँ। देख लेंगे लोग तो काफ़ी है। फेवरेट किताब? एक किताब है द फंडा ऑफ मिक्सोलॉजी। हाँ वही मैं बोल रही थी आपको, स्टार्टिंग में वही मैंने ऑर्डर की है। अच्छा, वो हो गई ऑर्डर, मिल गई? हाँ आ गई, अभी मैंने पढ़ी नहीं। पढ़िएगा उसको, द फंडा ऑफ मिक्सोलॉजी, क्योंकि एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद मेरे मन में रिग्रेट ख़त्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जीवन में हम मानते हैं कि एक ऐसा निर्णय होता है जो आपकी लाइफ को बना देता है या ख़त्म कर देता है। वो किताब कहती है ये झूठ है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, मैं SBI छोड़ के आ गया और हो सकता है आज बड़ा आदमी बन जाऊँ, तो लोग कहेंगे ये जो डिसीजन था ना तुम्हारा, जो तुमने SBI छोड़ा उसके कारण तुम बन गए, ठीक है, वैलिड। लेकिन वो किताब कहती है कि अगर मैं वहाँ रहता तो भी शायद बहुत अच्छा कर लेता, शायद अच्छा नहीं करता, छोड़ के आया तो शायद बहुत अच्छा कर लूँ, शायद ना कर पाऊँ। यानी जीवन में एक डिसीजन आपको बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। तो इट इज़ नेवर अबाउट द डिसीजन, आफ्टर टेकिंग द डिसीजन आप मेहनत उस पर कितनी कर रहे हैं, आप किस्मत कितनी है आपकी। तो वो किताब मुझे लगता है हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। बट ये हमारे साथ होता नहीं है कि हम ना पास्ट के इवेंट्स को आज पिन कर देते हैं कि यार हाँ इसीलिए हुआ था, क्योंकि उस दिन मैं ये नहीं करती ना तो आज शायद नहीं, हम रिलेट कर देते हैं। तो रिलेट तो है ही मैम, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेट नहीं होता, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिलेट तो क्यों नहीं होगा? आज मुझे मालूम है ना कि मैंने उल्टा सीधा खाया है, एक्सरसाइज नहीं की तो वजन ज़्यादा है, तो ये रिलेट क्यों नहीं होता है? बट इस पर रिग्रेट करूँ कि कल भी नहीं कर पाऊंगा तो प्रॉब्लम है, कहूँगा ठीक है अब कर लूँगा ना, ठीक, वो मेरे मन में आना चाहिए कि ठीक है अभी तक गलती हो गई ना, लेट्स नो अब क्या कर सकते हैं। तो जिस दिन आप उस मोड में आ जाए, मैं आपको एक छोटा सा बताऊँ, बहुत, वैसे तो मेरा एक वीडियो है वो डालूंगा फ्यूचर में। हाँ, कोई दिक्कत। आपने फिल्म देखी सरकार? हाँ सरकार देखी। उसका एक शॉट बहुत ज़बरदस्त है, के मेनन और अभिषेक बच्चन बेटे हैं अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का। तो अभिषेक बच्चन को समझ में आ जाता है कि के मेनन अमिताभ बच्चन को मारने वाला है, तो वो जाते हैं, उनका मर्डर कर देता है। फिर धीरे से अमिताभ बच्चन के रूम में घुस के कहते हैं पापा मैंने भैया का मर्डर कर दिया। यू विल एक्सपेक्ट कि पता नहीं क्या एक्सप्लोजन होगा। धीरे से अमिताभ बच्चन कहता है अब मार दिया ना, मेरे बेटे को मार दिया ना, अब क्या करना बताओ। वो स्टोइसिज्म का जो लेवल उस शॉट में है कि
एक्सेप्टिंग ये हो गया है, ज़रूरी होगा तभी हो गया है, अब क्या करना है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई कि यार ये तो हो गया, जैसे मियामोटो मुसाशी का एक था कि चीज़ों को, हर चीज़ को मीनिंग नहीं देना चाहिए कि भाई टायर पंचर हो गया, इसको मीनिंग मत दो कि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ। हाँ बोले टायर पंचर हो गया है, अब क्या करूँ। तो सही बात है, सही बात है, वहीं बैठे रहो रोड के वहीं बीच में बैठे कि रोते रहो कि टायर हो पंचर गया, हो यही गया। होना था, आज मैं जा रहा था एग्जाम देने, आज ही होना था भाई, ठीक है रैंडमली हो गया, उसको एक रैंडम इवेंट अगर हम माने तो शायद बेटर रहेगा। एक आखिरी सवाल जो मेरा भी पर्सनल सवाल है, क्योंकि मैं अभी आसपास अपने बहुत ऐसे बच्चे देखती हूँ जो सेल्फ लव के नाम पे बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर, और उनको लगता है कि किसी की परवाह ना करना इज़ सेल्फ लव। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही थिन लाइन होती है सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में, और हमें पता नहीं चलता हम कब वो क्रॉस करते हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, आपको पता चल जाता है कि आप कब सेल्फ लव में हैं और कहाँ आप सेल्फिश हो गए, क्योंकि सेल्फ लव का मतलब होता है बट जस्टिफाई कर देते हैं ना लोग, और कि करने से थोड़ी हो जाता है। देखिए वो मैं एक किस्सा याद आ गया इससे मुझे। जी अब वो किस्सा माना जाता है कि शायद नहीं हुआ था, लेकिन बड़ा फेमस किस्सा है। गैलीलियो को अदालत में खड़ा किया गया और उनसे कहा गया जो आप कहते हैं कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य धरती के चक्कर नहीं काटता, आपका कहना है ये गलत है, तो आप इस पे माफ़ी मांगिए, ऐसा वैसा। तो वो कहता है ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि धरती नहीं, सूरज धरती के चक्कर काटता है। फिर वो इटालियन में कहता है इप्सो इट मूवे एंड येट इट मूव्स, मतलब मेरे कहने से क्या हो जाएगा भाई, तुम कर दो जस्टिफाई, उससे हो थोड़ी जाएगा जस्टिफाई, वो तो जो है सत्य तो सत्य है। सेल्फ लव बहुत अच्छी चीज़ है। सेल्फ लव होता है कि मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छे मन में रहूँगा, मेरे अंदर हैप्पी हार्मोन घूमते रहने चाहिए, मैं किसी को डैमेज नहीं कर रहा हूँ मेरे स्वयं के प्रेम के लिए। सेल्फिशनेस ये है कि मैं अपने स्वयं के लिए तुम्हें ख़राब कर दूँगा, या तुम्हें क्या हो रहा है, जैसे ठीक है जाने दीजिए, बहुत पर्सनल हो जाएगा। हाँ मैं समझ गई आप कहाँ जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने अपने खुशी के लिए, स्वार्थ के लिए ये नहीं सोचा कि उसने मुझे कितनी तकलीफ दे दी, वो स्वार्थीपना है। सेल्फ लव होता है यार मैं खुश हूँ, तो मैं आज कोशिश करता हूँ। सेल्फ लव बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल। आप जिस दिन सेल्फ लव में आ जाते हो ना, आपको लोगों पे गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप सोचते नहीं उनके बारे में, आप उनके लिए खराब भी नहीं सोचते हो, आप अंडरस्टैंड कर लेते हो उनकी सिचुएशन शायद। यू डोंट केयर, यू डोंट केयर, मतलब मैं खुश हूँ, मतलब आप एक आनंद की अवस्था में हो, तो आप बहुत अच्छे हो, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो। कोई व्यक्ति आएगा कहेगा यार मैं परेशान, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, बैठ जाए यहाँ पे, तो वो सेल्फ लव बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। और जिस दिन आपके अंदर आती है तो आपके अंदर का गुस्सा, परेशानी, रिग्रेट, टेंशन सब निकल जाता है। स्वार्थीपना तो देखिए क्या है कि दिख जाता है, अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं करना। मतलब सेल्फ लव इज़ कि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और स्वार्थीपना इसकी सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, मेरे अलावा कोई अच्छा होने का अधिकार ही नहीं रखता। तो आज हम बातें तो और भी कर सकते हैं, मुझे लगता है हम कितने भी घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन एक समय की, क्योंकि और हमारी टीम भी थक गई होगी अब तो सर थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक खुल के जब आप बात कर पाते हैं किसी से और उनकी बातें सुनने में मज़ा भी आता है, तो आपके साथ ये चीज़ है कि आपको सुन के अच्छा लगता है और सुनने में मज़ा भी आता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मज़ा आया। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू।